अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है रूह अज़ीज़ और इस नावल को लिखा है आयशा वालिक ने। अरे अरे रुकें, आप कहाँ जा रहे हैं वली दूल्हे मियाँ। वो जो अरेश और राफे से जान बचाता तेज तेज कदम उठाता अपने रूम की जानिब बढ़ रहा था, सामने खड़े हुए टोले को देखते उसके कदम वहीं पर रुके थे और कदरे गुस्से से उन सब की जानिब देखा था, जो अब पता नहीं क्यों उसका रास्ता रोक कर खड़ी थी। जी फरमाएं, अब क्या मांगने आ गई हैं आप लोग। उकताहट ज़दा लहजा था। वो जल्द अज जल्द अपने रूम में जाना चाहता था, मगर ये जालिम समाज कमरे में जाने के पैसे कौन अदा करेगा। आईब्रो उचकाते फराल मुस्तफ़ा बोली थी। मेहराब ने कदरे हैरानगी से उसकी जानिब देखा। मेरा अपना रूम है, इस रूम का मालिक हूँ मैं, तो किस खुशी में पैसे दूँ आप लोगों को। आगे थोड़ा लूटा है आप लोगों ने। मेहराब शाह इन सबको घूरियों से नवाजते हुए बोला था। ओ, लगता है दूल्हे मियाँ को अपने रूम में जाने की कोई जल्दी नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पर खड़े होकर फुर्सत से हमारे साथ बहस कर रहे हैं। और वहाँ दुल्हन साहिबा शायद इतनी देर बाद रूम में आने पर कहीं रूम से ही ना बाहर निकाल दे। अल्लाह, आपने कितना खौफनाक नक्शा खींचा है फराल दीदा। मुंह ने बुरे से डिज़ाइन बनाता वो मुंह के बुरे से डिज़ाइन बनाता वो जल्दी से अपना सारा का सारा वॉलेट निकालते उन्हें थमाया था कि वह सब इंतहाई खुश होती, बिना कोई बहस किए उसका रास्ता छोड़ गई थी। जिस पर वह जल्दी से रूम में दाखिल होता दरवाज़ा बंद कर गया। जबकि उसके जाने के बाद दुलाज फातिमा ने वॉलेट खोल कर देखा, जिसमें सवाए धनक की एक तस्वीर के बाकी सारा खाली वॉलेट इन सब का मुंह चढ़ा रहा था कि वह सब तिल मिला कर रह गई। और कल बदला लेने का सोचती पैर पटकती भी वहाँ से चले गए। अपने पिंक और स्किन कलर के लहंगे को बेड पर फैलाए वो अपना चेहरा अभी तक घूंघट से छुपाए हुए मेहराब की सेज सजाए बैठी थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी जो बढ़ती जा रही थी। एकदम से उसका दिल घबराने लगा था। वो क्यों वहाँ पर बैठी थी, वो क्यों मुकाबिल का इंतज़ार कर रही थी। वो कौन था उससे मोहब्बत की दावेदार थी जो उसकी सेज सजाए बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। एकदम से वो बेड से उतरी। वो उससे नफरत की दावेदार थी और उसका कोई इरादा नहीं था उसका इंतज़ार करने का। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होती उसने अपने सर पर दुपट्टे से सेट की हुई पिन की जानिब हाथ बढ़ाया था, जब महरोश के अल्फाज उसके कानों में गूंजे थे। ये सारा आंसर लड़की पर होता है कि वो कैसे अपने रिश्ते को हैंडल करती, उसे अच्छे से संभालती है। दिमाग में चलते हुए इसके अल्फाज गूंज रहे थे। एक एक करके पिन उतार रही थी, वो उसका हक मार रही थी। मेहराब बहुत अच्छा है, आपसे बहुत मोहब्बत करता है, बदले में वो सिर्फ आपसे भी आप दोनों की खुशगवार ज़िंदगी के लिए मोहब्बत चाहेगा। लेकिन वो कैसे मोहब्बत दे सकती है उसे। वो तो उसे मोहब्बत दे ही नहीं सकती थी। उसने तो अपने हिस्से की मोहब्बत किसी नामहरम से कर ली थी, तो अब एक नामहरम की मोहब्बत महरम की मोहब्बत पर छा रही थी, जिसका उसकी ज़िंदगी में दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं था। वो पेन से उतार गई थी। आंखों में उलझन इज़्तिराब सी कैफियत लिए वो मिरर में ही अपने आप को देखकर अपना दुपट्टा सर से उतार रही थी। आप उसे मोहब्बत देंगी, अपनी पिछली ज़िंदगी को भूल कर आगे बढ़ेंगी तो आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। लेकिन अगर पिछली बातों को अगर इंसान बीच में लाता है तो वही ज़िंदगी अबतर भी बन जाती है। यही तो वो उसे दे नहीं सकती थी। ये मोहब्बत ही तो थी जो वो उसे दे नहीं सकती थी। तो फिर कैसे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती थी। पिछली ज़िंदगी को भुलाकर ही नई ज़िंदगी नए रिश्तों में कदम रखा जाता है। मुझे यकीन है आप इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाएंगी। लेकिन वो पिछली ज़िंदगी तो नहीं थी, वो तो सिर्फ एक अनदेखी रेत थी जिसमें वो चंद पल के लिए फिसली थी। और फिर उसने भी अल्लाह के फ़ैसले को मानते हुए ये कबूल किया था कि नामहरम की मोहब्बत कुछ नहीं होती। उसने ये कबूल किया था, लेकिन अभी वो अपने महरम के लिए कोई जज्बात महसूस नहीं कर पा रही थी। अपने ब्राउन बालों को खोलने के बाद उसने माथे पर लगी बिंदिया हटाने के लिए हाथ बढ़ाए ही थे, जब जल्दी से दरवाज़ा खोलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी थी। और इसीलिए सावधानों को अपनी धड़कनें भी सुस्त पड़ती हुई मालूम हुई। जल्दी से मुड़ते उसने दरवाजे की सिमत देखना चाहा, जब उसका लहंगा उसी के पाँव में अटका था कि अभी वो मुंह के बल गिरती, जब मेहराब चंद कदमों का फासला दो चुस्त में तय करता अपना हाथ उसकी कमर से गुजार कर उसे पकड़ता गिरने से बचा गया था। धनक ने मजबूती से अपनी आंखें बंद करके उसकी स्किन शेरवानी को मजबूती से कंधे से थामा था और मेहराब आंखों में बेयकीनी उसके दुपट्टे से नदार खुले बालों को देखे जा रहा था। तो क्या राफेद सच कह रहा था? उसने वाकई उसका इंतज़ार नहीं किया था। दिल के हिस्से में दुख उभरा था और मेहराब की नज़रों की तपिश और उसके कलोन की खुशबू महसूस करते वो एक ही झटके से अपनी आंखें खोल गई थी। गाड़ी पोर्च में पार्क करते वो तेज़ तेज़ कदम उठाते लाउंज में दाखिल हुआ था, तो सारा लाउंज सन्नाटे में डूबा हुआ था। वो सारे लाउंज में एक नज़र डालता हुआ ऊपर सीढ़ियों की जानिब बढ़ा था।
جب سامنے ہی ان دونوں کو کھڑے دیکھا تو اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی واچ پر نگاہ دڑائی اور ان کی جانب بڑھا۔ یہ اتنی رات تک میرے روم کے باہر کون سا پہرا دیا جا رہا ہے؟ ان کے پاس آتے ہوئے ان سب کو تفتیشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ دلاج فاطمہ نے خفگی سے اسے گھورا۔ شامیر ادا، ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ اتنی دیر اپنی نئی نویلی دلہن کو کون چھوڑ کر جاتا ہے؟ پرال منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ اسے واقعی تھوڑا سا غصہ تھا شامیر شاہ پر، اور دلاج کو اس سے بھی زیادہ۔ سوری بھابھی کی بہنوں، اب آپ لوگ مجھے جانے دیں تاکہ میں اپنی بیوی کو بھی دیکھ سکوں، کہیں وہ بھی نہ غصے کیے بیٹھی ہو۔ ہاتھ اٹھاتے اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا، ٹائم کافی ہو گیا تھا۔ یہ بات وہ بھی جانتا تھا، اس لیے جلد از جلد روم میں مہروش کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اچھا ہوگا کہ اگر مہروش دیدہ آپ سے ناراض ہوئی تو، اور جلدی سے ہمارا نیک نکالیں اور جائیں روم میں۔ دلاج فاطمہ خفگی سے منہ پھیلاتے ہوئے بولی تھی، اور شامر شاہ مسکرایا۔ یہ آپ دونوں کا گفٹ، اب تو مجھے جانے دیں۔ اس نے ان دونوں کو ایک ایک مخملی ڈبی پکڑائی تھی جس میں خوبصورت سا گولڈ کا بریسلٹ بنا ہوا تھا۔ دلاج اور فرال نے اس بریسلٹ کو ستائش بھری نظروں سے دیکھا۔ تھینک یو سو مچ ادا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ انہوں نے خوش دلی سے اس کا راستہ چھوڑ دیا تھا کہ وہ شکریہ کہتا ہوا روم میں داخل ہوا تھا۔ روم کا دروازہ کھول کر وہ روم میں داخل ہوا تو سب سے پہلے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے چہرے پر ویسے کا ویسے ہی گھونگھٹ لیے شاید سو گئی تھی، لیکن نہیں، دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ شامیر شاہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، اور دوسری نگاہ اس نے بیبی کاٹ کی طرف اٹھائی تھی جو اس وقت خالی تھا۔ شامیر شاہ کا چہرہ بے چین ہوا۔ روم کا دروازہ لاک کرتے وہ مہروش کی طرف ہی بڑھا تھا، اور اس کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ مہروش کو اپنا دل ڈوب کے ابھرتا ہوا محسوس ہوا۔ السلام علیکم روشی جان، پرنسس کدھر ہے؟ اس کے سامنے ہی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ بولا تو مہروش کو اپنی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، وہ ماما لے گئی اسے، سر جھکائے وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی تھی۔ عنایت کے لیے وہ خود پریشان تھی، لیکن اس وقت دل مقابل کی وجہ سے تیزی سے دھڑکتا جا رہا تھا۔ آپ 2 منٹ ویٹ کریں، میں پرنسس کو لے کر آتا ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ اس کے ماں باپ ہونے کے باوجود وہ کسی اور کے روم میں رہے۔ اس کے ماتھے کو گھونگھٹ کے اوپر سے چھوتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھا تھا۔ دل مقابل کو اپنے لیے سجے سنورنے دیکھنے کا خواہشمند شدت سے تھا، لیکن اس وقت پرنسس کو لانا زیادہ ضروری تھا۔ روم کا دروازہ کھولتے وہ کمرے سے باہر نکلا تھا، اور مہروش اس شخص کو دیکھ کر رہ گئی تھی، اور پھر باقی 2 منٹوں بعد وہ سوئی ہوئی عنایت کو اپنے گلے لگائے روم میں داخل ہوا تھا، اور ویسے ہی اسے بیبی کاٹ میں ڈالتے ہوئے اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتے اپنے بلیک رنگ کی شیروانی اتارتے دوبارہ سے مہروش کی جانب بڑھا تھا۔ کیا اجازت دیتی ہیں کہ میرے لیے سجا ہوا روپ میں دیکھ سکوں؟ گھونگھٹ چہرے سے ہٹانے سے پہلے اجازت چاہیے تھی۔ مہروش کا دل پہلوؤں میں دھڑکا تھا۔ ہلکا سا ہاں میں سر ہلاتے اس نے شامر کو اجازت دی تھی۔ جب اس نے مہروش کا گھونگھٹ پلٹا تھا اور پھر خود اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا تھا، ماتھے پر لگی ہوئی ماتھا پٹی، ناک میں ڈالی نوز پن، ہونٹوں پر لگی ہوئی بلڈ ریڈ لپسٹک، شامر شاہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھنے لگا تھا جیسے آنکھوں سے ہی نگل جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ مہروش کے پورے بدن میں سنسناہٹ پیدا ہوئی تھی، مسکارے سے لبریز بھاری پلکیں لرزنے لگی تھی۔ شامر شاہ کی نظریں وہ خود انگارہ ہونے لگی تھی۔ نہ کرے روشی جان، آئی سویر آپ کی ادائیں پاگل کر رہی ہیں آپ کے شوہر کو، جو آپ پر ہی مشکل ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کی تیز تیز جھپکتی ہوئی پلکوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ماتھے پر شدت سے لب پہ وقت کرتے ہوئے بولا تھا۔ مہروش کے سرخ لب دانتوں تلے دبائے، آپ لیٹ آئے ہیں، میں ناراض ہوں آپ سے۔ ابھی وہ اپنی من مانیوں پر اترا بھی نہیں تھا کہ مہروش کے بہانے سٹارٹ ہو گئے تھے۔ شامیر نے لب دانتوں تلے دبائے اس کے لال ٹماٹر چہرے کی جانب دیکھا، اور یہ ناراضگی دکھا کر آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں آپ سے دور رہوں؟ تو سوری ٹو سے، اب یہ ناممکن سی بات ہے، کیونکہ آپ کو اتنے لیس کانٹوں کے ساتھ دیکھ کر میں آپ کو پیار کرنے سے خود کو روک نہیں سکتا، اس لیے آپ بھی مینٹلی تیار رہیں۔ لیکن اس سے پہلے مجھے آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز دینی ہے۔ مہروش اس کی باتوں پر ہی اپنی سانسیں روکے بیٹھی تھی۔ شامیر کی آخری بات پر اس نے پلکوں کا جنبش دیتے ناسمجھی سے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ شامر شاہ اٹھتا ہوا ڈریسنگ روم میں داخل ہوا، اور جب وہ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کچھ پیپر تھے۔ مہروش نے چنبے سے اسے دیکھا۔ یہ آپ ان پر سائن کر دیں، میں نے آلریڈی کیے ہوئے ہیں۔ ان پیپر کو مہروش کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے وہ بولا تھا۔ مہروش نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھتے ان پیپرز کی جانب دیکھا۔ کس چیز کے پیپرز ہیں، اور میں کیوں سائن کروں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے استفسار کر رہی تھی۔ یہ شاہ انڈسٹری میں میرے نام جتنی بھی شیئر تھے، میں نے ان میں سے ہاف آپ کے نام کیے ہیں۔ آپ ان پیپرز پر سائن کر دیں۔ جتنے آرام سے وہ بولا تھا، مہروش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ بے یقینی تھی۔ پیپرز تھامے ہوئے ہاتھ برف کے مانند ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے، معلوم ہوئے تھے۔ کیا مطلب اس بات کا؟
उसे समझ नहीं आया था वो क्या कहे। रोशी जान, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं आपकी इनसिक्योरिटी को दूर कर रहा हूँ। मैं आपके माजी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ना ही करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि एक लड़की के साथ ऐसा हो जाए तो फिर वो किसी शख्स पर भरोसा नहीं कर सकती। और ऊपर से आपके पास तो मेरी प्यारी सी प्रिंसेस भी है, तो किसी भी शख्स पर भरोसा करना तो बनता ही नहीं। तो ये बस एक छोटी सी मेरी तरफ से आपकी इनसिक्योरिटी दूर करने की कोशिश है, और आप मना हरगिज़ नहीं करेंगी। ये समझें कि यह आपका मुंह दिखाई का गिफ्ट है। तो चलें, शाबाश, साइन करें। वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता था? महरोज की आंखों से गर्म ख्याल निकल कर उसके गालों को भिगोने लगे थे। सामने बैठा हुआ शख्स क्या था वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जो भी था वो इंसान तो नहीं था, क्योंकि आजकल के इंसान के पास इतने साफ दिल नहीं होते। सामने बैठा हुआ इंसान को फरिश्ता सिर्फ इंसान था, जिसने उसके माजी के मुतालिक आज तक कोई बात नहीं की। और अब आज वो उसकी इनसिक्योरिटी के लिए अपने बिजनेस के सारे शेयर उसके नाम कर रहा था, लेकिन उसने उसका क्या करना था? रोशी जान से क्या बात हुई भला? अब आप ऐसे रोएंगी तो मैं आपकी नाराज़गी कैसे दूर करूंगा? मुझे आपकी आंखों में ये आंसू हरगिज़ नहीं बर्दाश्त। जल्दी से साफ करें। उसके रोने पर वो बुखलाया था और खुद ही आगे होते हुए उसके आंसू साफ किए थे। मुझे नहीं चाहिए, मैंने क्या करना है इसका? वो नफ़े में सर हिलाती भीगी पलकों के साथ बोली थी। काजल फैल कर गालों पर बह गया था। अरे सरदारनी साहबा, आपका सरदार किस काम का? आप अपने सरदार को नौकरी पर रख लें, वो आपका बिजनेस संभाल लेगा। बाकी रही बात क्या करने की, तो ये मुंह दिखाई गिफ्ट है, आप मना नहीं कर सकती। उसके कहने पर वो बेख्तियार हल्का सा मुस्कुराई थी। लेकिन आप मेरी बात नहीं समझे। मुझे नहीं इनसिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। वो मध्यम आवाज़ में अपने आंसुओं पर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर गई थी। तो इनडायरेक्टली आप ये कह रही हैं कि आपको मुझ पर यकीन है, भरोसा है। खुशगवार हैरत उभरी थी। वो यही तो चाहता था, महरोज उस पर भरोसा करे, उसे अपना हम सफ़र माने। शामिर की बात करने पर उसकी नज़रें झुकी थी। चेहरे पर फिर से रंग बिखरे थे, और शामिर शाह कितने ही पल उसे देखता रहा। मुझे आप पर भरोसा है, मैं यकीन करती हूँ आप पर। वो क्या इंकशाफ कर गई थी, और इस इंकशाफ से मुकाबिल की धड़कनों को किस हद तक बढ़ा गई थी वो खुद भी नहीं जानती थी। शामिर को अपना दिल तेज़ी से धड़कता हुआ महसूस हुआ। लम्हे ही लम्हे वो कुछ बोल ही ना पाया। आपका इंकशाफ इस कदर ताकतवर था कि मेरी धड़कनों को बढ़ा कर रख दिया। आप खुद भी नहीं जानती कि आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। लेकिन ये गिफ्ट समझ कर आप प्लीज़ साइन कर दें, क्योंकि ये मैं आपको पहले ही देना चाहता था, लेकिन मौके की मुनासबत से ये मौका ठीक लगा तो अब दे दिया। उसने पेन और पेपर महरोज की जानिब बढ़ाए। महरोज के चेहरे पर फिर से परेशानी थी। लेकिन घर वाले, वो मेरा मसला है, आप साइन करें। उसके इसरार करने पर महरोज को इन पेपर्स पर साइन करने ही पड़े थे। क्या कर रही थी आप? उसे सीधा करके खड़ा करते हुए मेहराब संजीदगी से बोला था। धनक का ऐसे उसके आने से पहले अपना सेटअप खराब करना एक आंख नहीं भाया था, जबकि धनक उसके चेहरे पर छाई हुई संजीदगी देखती 2 कदम उससे दूर हटी थी। चेंज करने लगी थी। वो भी इसी संजीदगी के साथ बोलती दोबारा से अपने माथा पट्टी उतारने लगी थी। जब मेहराब ने उसका हाथ बीच में ही रोक दिया था। और किससे पूछकर आप ये सब करने का सोच रही थी? उसका वही बाजू अपनी जानब खींचते वो अभी भी संजीदगी से बात कर रहा था। धनक को उसके संजीदापन से कोफ्त हुई। मिस्टर मेहराब, अपनी हद में रहो। तुमसे पूछने की मुझे हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। उंगली उठाते उसने गुस्से से मेहराब को तनबीह किया कि मेहराब ने आइब्रोज काते की जानिब देखा। ओह मिसेज, आप क्यों भूल रही हैं? अभी कुछ देर पहले ही आपके शोहर के ओहदे पर फायज हुआ हूँ, और इस लिहाज से अब आपको सांस लेने के लिए भी मेरी परमिशन दरकार है। एक ही झटके में वो अपने दोनों बाजू उसकी कमर के गिर्द हायल करता तो उसे अपने अंदाज और अपने अल्फाज दोनों से ही लर्जा कर रख गया था। धनक का दिल धक से रह गया। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी ऐसी बदतमीजी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करते वो लड़खड़ाते लहजे में बोली थी। मेहराब ने चैलेंजिंग नज़रों से उसकी जानिब देखा। अल्लाह अल्लाह, निकाह के बाद तो उसकी नज़रों का जाविया भी बदल गया था। गहरी बेबाक नज़रें, मतलब कि कैसी बदतमीजी? अपने बाजू उसके गिर्द मजबूती से बांधते हुए उसे अपने इशार में लेते हुए बोला था। धनक का दिल बेसाख्ता तेजी से धड़का था। जैसी यह भी कर रहे हो? अपना एक हाथ पीछे की जानिब ले जाकर जाती उसके हिसार से निकलने की तगदो में थी, जब मेहराब ने वो हिसार उसके गिर्द मजबूत रिंग करते उसे झटका दिया था कि वो बेसाख्ता ही उसके सीने के साथ लगी थी। मैडम, ज़रा वजाहत करेंगी कि मैं ऐसी कौन सी हरकत कर रहा हूँ जिसे आप बदतमीज़ी का नाम दे रही हैं? क्योंकि मेरे मुताबिक मैंने अभी ऐसी कोई हरकत नहीं की जो बदतमीज़ी के ज़मरे में आए। अंदाज में शौकी थी, नज़रों में गहरी बेबाकी थी, चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। धनक की पलकें लर्जी थी। अपने अंदर सनसनी खेज लहरें दौड़ती हुई महसूस हुई। तुम्हें मुझसे ऐसी गुफ्तगू करते हुए शर्म नहीं आ रही? मैं तुमसे बड़ी हूँ।
तेजी से धड़कते हुए दिल के साथ वो उसे अपने बड़े होने का एहसास दिलाना चाहती थी। मेहराब ने इस लॉजिक पर आंखों में शरारतीपन लिए उसे देखा। अगर आप बड़ी हैं तो फिर बेशर्मी वाली बातें आप कर लें, मैं शर्माने की कोशिश कर लेता हूँ। आंखों में चमक लिए वो उसे मुंह खोलने पर मजबूर कर गया। धनक के गाल दहकने लगे थे। छोड़े हमें। आंखों में गुस्से की नमक लिए वो इससे अपना आप छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली थी। मेहराब ने मुस्कुराहट ज़ब्त करते उसे ऐसे ही ड्रेसिंग मिरर के साथ लगाते एक हाथ से उसकी मज़ाहमत करते बाजुओं को थामा था, जबकि दूसरे से कमर। आपको छोड़ने के लिए हरगिज़ नहीं अपनाया मैंने, इसलिए जितना आप मुझसे दूर रहने की कोशिश करेंगी इतना आप मुझे अपने नज़दीक पाएंगी। लफ्ज़ों पर जोर देते हुए उसे हक्का बक्का छोड़े अपना माथा उसके माथे के साथ टिका गया। उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते वो खुद अपनी सांसें तक रोक गई। मेहंदी पर मेरा नाम लिखवाया है आपने? माथे से माथा हटाकर वो उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला था। धनक को अपनी ज़बान तल्लू तल्लू से चिपकती हुई महसूस हो रही थी। आज से पहले मुझे अपना नाम इतना खूबसूरत कभी नहीं लगा जितना इस वक्त आपके हाथ पर लिखा हुआ लग रहा है। वही इसकी हथेली को अपने लबों के करीब करते वो अपना नाम पर लब रख गया था। धनक वहीं की वहीं स्टिल होकर रह गई। सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ वो बिना पलक झपकते उसे देखने लगी, जो उसकी हथेली पर अपने लब रखे खड़ा था। कुछ बोलेंगी नहीं आप? मुझे आपकी आवाज़ सुननी थी। उसे खामोशी से अपनी जानिब ही देखते वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। धनक ने पलकें झपकी। पीछे हटें, मुझे ड्रेस चेंज करना है। उसके कहने पर मेहराब ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। मुझे आपकी खामोशी इन अल्फाजों से ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसलिए रहने दें बोलने को। अपने एक हाथ से उसने धनक के कान पर रखते उसके झुमके उतारने शुरू किए थे और अपने कान पर उसके हाथ का लम्स महसूस करती धनक ने करंट खाकर उसे देखा। यकीन माने बहुत शरीफ हूँ, सिर्फ ज्वेलरी उतारने में हेल्प कर रहा हूँ। उसकी आंखों में उभरती हैरत को देखते वो मुस्कुराहट जब्त करके उसके दूसरे कान से भी उसकी इयरिंग उतारने लगा था। तुम रहने दो, हम खुद कर लेंगे। उसके उसी हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते उसने मेहराब के हाथ को हटाना चाहा। आप क्यों बार बार मुझे खुद से दूर करने की कोशिश करके खुद को मुश्किल में डालना चाहती हैं? उसके दोनों कानों से इयरिंग उतार कर वो अपना वही हाथ उसके गाल पर रखते हुए जुनूनी अंदाज में बोला। धनक का सांस अटका। तेजी से पलकें झपकते उसने मेहराब की जानिब देखा। दिलो दिमाग में कुछ देर पहले चलती हुई जंग कब की बंद हो चुकी थी। अब सिर्फ मेहराब का छूना, उसके अल्फाज, उसका लम्स वही छाया हुआ था। और अब आप मुझे तुम से आप कहने की आदत डाल लें। मैं जाजी खुदा हूँ आपका, कुछ तो इज्जत करें यार। उसके माथे पर शिद्दत से लब रखते उसने अपनी मोहब्बत की पहली मोहर सख्त की थी। धनक खपखपा कर रह गई। दिल तेजी से धड़का था। तो हम बड़े हैं तुमसे, इसलिए तुम ही कहेंगे। पलकें झपक कर कहते वो अब भी बाज नहीं आई थी। मेहराब शाह झुका था और उसी शिद्दत उसके दोनों सुर्ख पड़े हुए गालों पर अपने लब रखे थे। धनक का दिल सुकड़ कर रह गया। आंखें हैरत से खुली थी। बड़ी बड़ी आंखों के साथ वो मेहराब को देखने लगी। आई स्वेर, अगर एक बार भी आपने और कहा ना कि हम बड़े हैं तो आप है तो ऐसा आपको बड़ा बनकर दिखाऊंगा कि नजरें नहीं मिला पाएंगी मुझसे। उसने यकीनन उसे धमकी दी थी और उसकी धमकी का ऐसा असर था कि धनक अब से ही अपनी पलकें झुका गई थी। मेहराब फातेमंदी से मुस्कुराया। अब चुप करके खड़ी रहें, मुझे आपकी बाकी ज्वेलरी भी उतारने दें। उसने कहते साथ ही अपना हाथ आगे बढ़ाते उसकी माथा पट्टी उतारी थी। हाथों से चूड़ियाँ उतारते उसने वहीं वहाँ पर भी अपने लब रखे थे। अब जाएं और चेंज करके आएं। उसने उसे अपने हिसार से रिहाई दी थी। धनक वहाँ से ऐसे निकली जैसे जेल से कैदी। ड्रेसिंग रूम में जाते ही उसने दरवाज़ा बंद करते उसके साथ ही अपनी कमर टिकाते आंखें बंद करते गहरी सांसें भरी थी, जबकि मेहराब रूम में खड़ा अपनी शेरवानी उतारते वॉशरूम की जानिब बढ़ा था। ये क्या है? महरोश ने अपने सामने पड़ी हुई डब्बी को देखते लड़खड़ाते लहजे में कहा था। खोल कर देखें, आपके लिए गिफ्ट है। शामिर शाह ने कहते साथ ही उसके हाथ से खुद ही वो मखमली डब्बी लेते उसे खोला था। जब महरोश की निगाह उसके अंदर मौजूद खूबसूरत पेंडेंट पर पड़ी थी कि वो सत्ताइश भरी नज़रों के साथ उसे देखने लगी थी। जो था तो सिंपल सा हार्ट पेंडेंट, लेकिन उसके अंदर लिखी तहरीर को देखते महरोश का चेहरा सुर्ख पड़ा था, जहाँ पर सरदार की सरदारनी जान लिखा था। इस पेंडेंट को देखती महरोश ने अपने हल्के पड़े सुर्ख चेहरे के साथ सर उठाकर शामिर की जानिब देखा, जो उसे ही गहरी नज़रों से देख रहा था। महरोश ने फ़ौरन से पलकें झुकाई। कैसा लगा गिफ्ट सरदार की सरदारनी साहिबा? हल्की सी मायने खेज मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो बोला। महरोश ने पलकें झपकते उसे देखा। प्यारा है।
हल्की आवाज़ में मिनमिनाते हुए कहा। जब शामिर शाह थोड़ा उसके नज़दीक हुआ, महरोश ने घबराते हुए उसे देखा। मैं आई? पेंडेंट की जानिब इशारा करते उसने इजाज़त चाही। महरोश ने फ़ौरन से उसे वो डब्बी पकड़ाई थी। जब शामिर शाह पहले उसके सर पर लगी हुई पिन्स उतारने लगा और दुपट्टा उतार कर साइड पर रखा था, फिर वो पेंडेंट पकड़ते उसने उसे महरोश की गर्दन की जीनत बनाया। पीछे हाथ ले जाते उसे लॉक करते शामिर शाह आगे होते उस पेंडेंट की जानिब देखा जो गर्दन के साथ चिपक गया था, और वहीं पर झुकते झुकते उसने वही उस पेंडेंट पर अपने लब रखे। महरोश सांस रोके बैठी रही। आप उसे कभी अपने से अलहदा मत कीजिएगा। उसकी आंखों में देखते शामिर ने वहाँ भी अपने लब रखते उसे तनबीह किया। महरोश ने फ़ौरन से गर्दन हाँ में हिलाई। ये यहाँ पर आपका नाम लिखा है। उसकी नज़रों की तपिश से घबराते वो फ़ौरन से अपने दोनों हाथ उसके आगे कर गई। शामिर शाह उसकी हरकत पर गहरा मुस्कुराया और उसके दोनों हाथ पकड़ते अपने सामने किए और फिर फ़ौरन ही मुस्कुराया। मीर शाह वहीं पर अपने लब रखते उसकी आंखों में देखा। महरोश ने मुंह खोले हैरानगी से उसकी जानिब देखा, जिसने एक ही सेकंड में अपना नाम ढूंढ लिया था। ये मेहंदी की खुशबू आज से पहले मुझे कभी इतनी प्यारी नहीं लगी जितनी इस वक्त आप लग रही हैं। हाथों के नाक के करीब करते हाथों को नाक के करीब करते गहरी सांस भरी। महरोश ने घबराते हुए कसमसा कर अपने हाथ छुड़वाए। वो मैं चेंज कर लूँ? शामिर शाह की आंखों में छाई सुर्खी को देखते हुए लड़खड़ाते लहजे में बोली थी। आपको याद है ना, मेरा दिया हुआ टाइम आज ख़त्म हो गया है, तो इससे पहले मैं आपके साथ नवाफिल पढ़ना चाहता हूँ। उसके कहने पर महरोश, जो उसकी बात पर सुर्ख पड़ी थी, फ़ौरन से हाँ में सर हिला गई। शामिर शाह बेड से उठता अपना हाथ उसके आगे फैला गया कि महरोश ने अपना कपकपाता हाथ उसके हाथ पर रखते वहाँ से उठी थी। शामिर शाह उसे लिए ड्रेसिंग मिरर के सामने गया था और वहाँ पर खड़े होते उसने सबसे पहले महरोश की ज्वेलरी उतारी थी। ज्वेलरी उतारने के बाद उसने महरोश का चेहरा ठोड़ी से पकड़ते ऊपर किया कि बेख्तियार उसने ललचती पलकों के साथ मुकाबिल को देखा था। शामिर शाह ने उसके माथे पर जोर से लब पेवस्त किए। आप तो अभी से कपकपा रही हैं जोडोशी जान। उसके कपकपाते वजूद को देखते शामिर ने मायने खेजी से कहा था। महरोश को अपना दिल धक धक करता हुआ सुनाई दिया। मैं चेंज कर लूँ, फिर नवाफिल पढ़ते हैं। वो इजाज़त चाह रही थी। शामिर ने गहरी नज़रें उठाते उसकी जानिब देखा और फिर लम्हे का मौका दिए बगैर वो अपने एक हाथ में उसके बाल में हाथ फंसाए, दूसरे हाथ से उसकी कमर को जकड़े उसके लबों पर झुका। महरोश की आंखें फटी की फटी रह गई थी। आंखों को आखिरी हद तक फैलाए वो यकीन करना चाह रही थी, जब उसे अपने लबों पर मुकाबिल की शिद्दत बढ़ती हुई महसूस हुई कि उसने आंखों को सख्ती से बंद किया। दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। जब शामिर शाह उससे पीछे हटा और महरोश तेज़ सांस लेती उसी के सीने में अपना सर टिका गई। शामिर ने उसका सर थपका। जाएं, चेंज कर रहे हैं, बाद में इधर से ही कंटिन्यू करेंगे। अपने हिसार से रिहाई देकर वो बेबाकी से बोला, जबकि महरोश उसकी बात पर लरजती कपकपाती वहाँ से भागी थी। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों वाइट कलर का सिंपल सा ड्रेस पहने जाए नमाज पर खड़े थे। शामिर शाह ने सलाम फेरते अपनी बाएं जानिब देखा, जहाँ महरोश उससे थोड़ा पीछे बैठी सलाम फेर रही थी। शामिर उसे देखते गहरा मुस्कुराया और फिर दोनों ने दुआ मांगते जाए नमाज रखी। अभी महरोश अपने सर पर लिपटा हुआ दुपट्टा उतार ही रही थी जब शामिर उसके पास आते उसे झटके से अपनी बाहों में उठा गया। महरोश गड़बड़ाई थी। ये आप क्या कर रहे हैं? नीचे उतारे मुझे, वो डरते हुए बोली थी। गिरने के खौफ से उसकी गर्दन के गिर्द मजबूती से बाजू हाइल किए थे। शामिर शाह बिना उसकी बात का असर लिए उसके लिए बेड की जाने बढ़ा। उसे बेड पर लेटाते हुए उस पर साया फगन हुआ। महरोश की जान हवा हुई। जिस्म का सारा खून सिमटकर चेहरे पर आ गया। उसने उठना चाहा जब शामिर ने अपने दोनों बाजू उसके दाएं बाएं तकिए पर रखे। मेरी जान रिहाई नामुमकिन है। जितना टाइम देना था दे दिया। अब आप शराफत से मुझे मेरे हकूक दें। उसकी आंखों में ही अपनी गहरी बेबाक नज़रें टिकाए वो बोला था। महरोश को लगा वो अभी बेहोश हो जाएगी जब शामिर शाह उस पर झुका था और अपना दायां गाल उसके गाल से रगड़ते उसने महरोश के पूरे बदन में सनसनी दौड़ाई थी। महरोश का चेहरा सुर्ख टमाटर हुआ था। शामिर शाह ने वैसे ही उसके बाएं गाल पर अपनी बियर्ड रगड़ी और उसके दोनों गाल अनाया कि जैसे ही आज सुर्ख अंगारा हुए थे। महरोश ने रूहान से होते उसकी जानिब देखा जब वहाँ अपने लब रख किया था। मुझे नींद आ रही है, बचने की छोटी सी बेजान कोशिश थी। शामिर ने सर उठाते सुर्ख होती आंखों के साथ उसकी जानिब देखा। महरोश को लगा वो अभी उसकी निगाहों की तपिश से पिघल जाएगी। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको सोने दूंगा? क्या मेरा दिया हुआ टाइम आप भूल गई हैं? इंतहाई बोझल होती आवाज़ के साथ वो महरोश के छक्के छुड़वा गया था।
महरोज ने थूक निकला। शाह वो मैं उसने अभी अपनी बात मुकम्मल भी नहीं की थी जब शाह बोला, आपके इस गुरेज का मैं क्या मतलब समझूं? उसके बाल कान के पीछे करता हुआ अपना हाथ की उंगलियां उसके हाथ में उलझा रहा था। महरोज ने फौरन नफी में सर हिलाया। शामिर ने उसके माथे पर लब रखे। क्या इजाज़त देती हैं आप? अभी भी आपकी इजाज़त का ही दरकार हूँ। उसकी आंखों में देखते वो फिर से बोला, जब महरोज ने झिझक से अपने दोनों बाजू उसकी गर्दन के गिर्द बांधते उसे इजाज़त दी थी। शामिर शाह गहरा मुस्कुराया। थैंक यू रोशी जान, मैं आपको कभी रुसवा नहीं होने दूंगा, आपका कभी भरोसा नहीं तोड़ूंगा। अपनी कमीज रिमूव करते उसने कमरे की लाइट भी ऑफ की थी और एक दफ़ा फिर से उसके लबों पर झुकते हुए उसकी आवाज़ शल कर गया। चेहरे पर जा बजा लब रखते हुए अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाते वो उसके ऊपर झुकता चला गया था। महरोज उसके प्यार करने के अंदाज पर बुखला कर रह गई थी। धनक सिंपल पर्पल कलर की कैप्री शर्ट पहने उसके साथ मैचिंग दुपट्टे को कंधों पर फैलाए टॉवल से बालों को लपेटे वॉशरूम से बाहर निकली तो सामने ही मेहराब बेड ग्राउंड से टेक लगाए हाथ में फ़ोन पकड़े बैठा था। उसे बेड पर लेटने के अंदाज से बैठे देख धनक का चेहरा सफ़ेद पड़ा था। उसे अब ख्याल आया था कि कमरे में बेड के अलावा सोने के लिए कोई सोफ़ा वगैरह भी नहीं था। यकीनन ये काम भी सामने बैठे हुए मीचने शख्स का था। दांत पर दांत जमाते हुए गुस्से से उसने सोचा और बालों से टॉवल अलहदा करती वो चलती हुई ड्रेसिंग मिरर की जाने बढ़ी थी और मेहराब जो अपना ड्रेस चेंज किए सिंपल ट्राउज़र और शर्ट में मलबूस बेड पर लेटे अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। नज़र उठाकर धनक की जानब देखा तो एक लम्हे के लिए वहीं वो ठहर गया। उस पर नज़रें जमाए वो पलटना भूल गया था। जो सादा सी हुलिया उसे इग्नोर करती अब ड्रेसिंग मिरर की जानिब बढ़ गई थी और उसके साथ ही मेहराब की नज़रें भी इसी तरफ गई थी। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होते उसने हेयर ड्रायर उठाकर बालों को खुश्क करना शुरू किया, लेकिन अपने पीछे बेड पर लेटे शख्स की नज़रें खुद पर महसूस करते उसके हाथ बुरी तरह से कपकपाने लगे थे। नज़रें उठाकर उसने मिरर से देखा तो मेहराब यकटक ही उसे देखने में मसरूफ था। धनक के दिल में हलचल हुई थी। हाथों से ड्रायर छूटते छूटते बचा। क्या मसला है तुम्हें? उसकी नज़रों से उलझन का शिकार होती वो चिढ़ते हुए बोली थी। मेहराब चौंका था, सहर टूटा था। नज़रें झपकते हुए उसने दोबारा से उसे देखा। वही थी उसके कमरे में उसके ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी। वो अपने बाल ड्राई कर रही थी। उसकी ज्वेलरी वहीं ड्रेसिंग मिरर पर बिखरी पड़ी थी। यह एहसास ही कितना खूबसूरत था कि वो पूरे हक के साथ उसके रूम में थी। क्या हुआ? होश में आते हुए वो बोला था। नज़रें अब भी मिरर में नजर आते उसके चेहरे पर थी जिस पर गुलाल सा बिखर रहा था। मेहराब का दिल तेजी से धड़कने लगा था। अब तुमने मुझे देखा तो फिर देख लेना। उसे गुस्से से घूरना चाहती थी लेकिन मुकाबिल की ऐसी गहरी नजरें थी कि वो खुद नजरें चुराते हुए बोली थी। मेहराब कुछ देर तक तो उसकी बात समझता रहा और जब समझ आई तो अपनी उमड़ आई मुस्कुराहट को लबों पर दबाया था। और मैं कैसे देख रहा हूँ आपको? इस बार अपनी आवाज़ को भी बोझल किया था। धनक का दिल तेजी से धड़का। देख नहीं रहे, घूर रहे हो हमें। जब ढूंढ रहे हो हमें जैसे अभी खाने का इरादा हो। हल्की आवाज़ में बुड़बुड़ाती हुई ये भी न सोच सकी कि क्या कह रही है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी ज़रूर थी कि बेड पर बैठा हुआ मेहराब सुन सके। और उसकी बात सुनते मेहराब ने अपना कहका बमुश्किल ही जब्त किया था, जबकि धनक के अपने लफ्ज़ों पर गौर करते सुर्ख पड़ते गालों के साथ जल्दी से बाल ब्रश करने लगी थी। अगर आप इजाज़त दें तो। उसने अभी बात मुकम्मल भी नहीं की थी जब धनक ज़ोर से ब्रश ड्रेसिंग मिरर पर रखती गुस्से से उसकी जाने पलटी थी। मेहराब ने वहीं पर अपने लब दांतों में दबाए उसके सुर्ख पड़ते हुए चेहरे की जानिब देखा जो यकीनन उसकी मायनी खेज बात की वजह से हुआ था। कहाँ पर सोना है? बेड पर दूसरी जानिब खड़े होते वो उखड़े से लहजे में बोली। मेहराब ने आईब्रो उचकाते उसे देखा जिसके तेवर बिगड़े हुए थे। क्या मतलब है? यहीं बेड पर सोना है आपने? और कहाँ सोना है? बेड की जानिब इशारा करते हुए संजीदगी से बोला था। हम अपनी बात नहीं कर रहे, तुम्हारी कर रहे हैं। कहाँ पर सोना है तुमने? क्योंकि बेड पर मैं अकेली ही सोऊंगी। क्या शान बेनियाजी थी? मेहराब शाह अशश कर उठा। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अकेली बेड पर सोएंगी? आईब्रो रेज करते वो बोला था। धनक ने नाक से मक्खी उड़ाई और शाने उचकाए। क्योंकि मैं कह रही हूँ, थोड़ी देर पहले जो ज़बान तालू से चिपकी हुई थी अब वही ज़बान पटर पटर चल रही थी। और मेहराब को वो पराई वाली धनक की झलक नज़र आ रही थी जो ऐसे ही इसके साथ मुकाबला करती अपनी बात मनवाती थी। और मेहराब ने उस धनक को कितना मिस किया था ये मेहराब शाह ही जानता था। आपको कोई और जगह नज़र आ रही है इस रूम में? चारों जानब नज़र दौड़ाता हुआ वो बोला था। धनक ने बेख्तियार खुद भी चारों जानब नज़र घुमाई। लेकिन फिर भी तुम यहाँ बेड पर नहीं सोओगे। लेकिन मुझे तो यहीं सोना है। आपको कोई जगह मिल रही है तो जाकर लेट जाएं। तकिया ठीक करता वो बेड पर करवट के बल लेटा था कि धनक उसकी पीठ देखती रह गई और उंगलियां मरोड़ते उसने फिर से कमरे की जानिब देखा जहां पर सोने के लिए बेड के अलावा कोई चीज़ नहीं थी। धनक को एक दफ़ा फिर से उस चालाक शख्स पर गुस्सा आया। उसे याद था मेहराब के रूम में एक काउच होता था लेकिन आज नहीं था। गुस्से से सोचते वो वहीं खड़ी रही।
तकरीबन 10 मिनट के बाद मेहराब के सोने का यकीन करती वो आहिस्ता से रूम की लाइट्स ऑफ करती, बेड पर आराम के साथ लेटती, साइड किनारे पर लगी थी। दूसरी जानिब मेहराब ने उसके लेटते ही अपनी आंखें खोली थी और मुस्कुराया था। फरहाल करवट पर करवट बदल रही थी। दुलाज उसके साथ ही बेड पर लेटी कब की नींद की वादी में पहुंच चुकी थी, लेकिन फरहाल की आंखों में नींद आज कोसों दूर थी। दिल में अजीब किस्म की बेचैनी थी जो कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। बेड से उठकर उसने साइड टेबल से जग से पानी भरते उसे अपने लबों से लगाया था और एक ही सांस में सारा पानी ख़त्म करते गिलास को वापस साइड टेबल पर रखा और खुद जूते पहनती वो बेड से उठती बालकनी की जाने बढ़ी थी। इधर उधर टहलते उसे आज शिद्दत से वरीशा याद आई जो उसी हॉस्पिटल में मौजूद थी, अभी तक कोमा में थी। अरेश शाह ने उसकी ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट डॉक्टर हायर किए थे और वही हॉस्पिटल में अरेश शाह के ही 2 गार्ड हमेशा रहते थे। वो बालकनी में खड़ी हुई इधर से उधर टहल रही थी जब उसकी नज़र बालकनी से ही नजर आते हवेली के पिछले हिस्से पर पड़ी थी। फरहाल एकदम चौंकी थी। जल्दी से एक साइड पर होते उसने देखना चाहा जहां हवेली के पिछले हिस्से में बाहर की जानिब एक आदमी ब्लैक मास्क लगाए खड़ा था। हाथ में कैमरा था और वह हवेली के मनाजिर की तस्वीरें ले रहा था। फरहाल के माथे पर नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हुए। खुश्क पड़ते गले के साथ उसने जल्दी से इधर उधर देखा तो वहां बालकनी में ही मौजूद छोटे से लगे हुए पौधे में से छोटे छोटे कंकर नजर आए। जल्दी से उठाते उसने एक साइड पर होते हाथ में कंकर पकड़ते उस शख्स का निशाना बांधा और कंकर फेंका जो सीधा उसके हाथ पर लगा। फरहाल ने शख्स को चौंकते हुए देखा। वो बुरी तरह से घबराता हुआ इधर उधर देखने लगा था जब फरहाल ने एक और फेंका जो अब की बार उसके माथे पर लगता हुआ जमीन पर गिरा कि वह शख्स घबरा गया और जल्दी से वो बिना इधर उधर देखे वहां से पैदल भागा था। फरहाल का अटका सांस बहाल हुआ। यह आदमी कौन हो सकता है? उसका जवाब उसे अच्छे से पता था। दिल बुरी तरह से घबराने लगा था। आज उसे पहली बार घबराहट हुई थी कि वो बालकनी से निकलती कमरे में दाखिल हुई जब उसे अपना फ़ोन वाइब्रेट होता हुआ मालूम हुआ। गैर शनाख्त सा नंबर था लेकिन वो नंबर ही देखते समझ गई थी कि फ़ोन किसका हो सकता है और गहरे सांस भरते पुरसकून होते उसने फ़ोन कान को लगाया और दोबारा से बालकनी की जाने बढ़ी थी। वह नसीब, कैसी है मिस फरहाल मुस्तफ़ा खान? नींद तो ख़राब नहीं की आपकी? छूटते ही वो तमस्कर भरे लहजे में बोला। फरहाल के माथे पर बल नमूदार हुए। हाथ की मुट्ठी बनाते उसने बालकनी के ही रेकिंग में रखी और लब भींचे। फ़ोन करने का मकसद दांत पर दांत जमाए वो बोली थी। दिल में हल्का सा खौफ उभरा था जिसे वो दबा गई थी। शादी कैसी रही? ठीक से तो एंजॉय किया है ना आपने? दूसरी जानिब चेयर पर वो बैठा आंखें मूंदे हुए थे। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है और शायद तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि अदा ने क्या कहा था, लेकिन मैं बता देती हूँ आइंदा तुम्हारी कॉल नहीं आनी चाहिए। दबे दबे गुस्से में वो बोली थी। अरहम महजूज सा हुआ। हाँ, क्या नाम है तुम्हारे उस अदा का? हाँ, याद आया, शामिर शाह। बता देना अपने शामिर शाह को कि उसकी बहन को उसकी नाक के नीचे से ले जाऊंगा और वो कुछ नहीं कर सकेगा। सी यू सून बेबी। फरहाल ने जब्त से आंखें बंद करके खोली। शट अप यू बास्टर्ड इंसान, अपनी धमकियां अपने पास रखो और आइंदा मुझे फ़ोन ना करना। गुड बाय। ये कहते वो बिना उसकी सुने खटाक से फ़ोन काट गई। जब एक दफ़ा फिर से फ़ोन रिंग हुआ, वही नंबर फरहाल ने गुस्से से कॉल काटी और आंखें बंद करती उसने चेहरा रैकिंग पर ही झुकाया। अभी 1 मिनट भी नहीं गुजरा था जब कॉल फिर से आई। फरहाल का मीटर शॉर्ट हुआ। बिना देखे उसने कॉल यस करते कान से लगाई। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक बार सुनाई नहीं देता कि मुझे नहीं करनी बात तुमसे? कौन तंग कर रहा है तुम्हें? अभी वो मजीद बोलती जब इंतहाई गरजदार आवाज़ उसके कानों में गूंजी। फरहाल का फ़ोन छूटते छूटते बचा। कान से हटाकर नंबर देखा तो मिस्टर अरेश शाह का नंबर जगमगा रहा था। माथे पर हाथ मारते उसने दोबारा फ़ोन कान को लगाया। आपने फ़ोन क्यों किया? कोई काम था क्या? उसकी बात को इग्नोर किए वो बोली थी। अरेश ने हाथ की मुट्ठी भींची। फरहाल मुस्तफ़ा खान, अगर तो वो अरहम लगा रही है तो आई स्वेयर उसकी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। वो गुस्से से घुराया था। फरहाल ने फ़ोन को कान से हटाकर दोबारा लगाया। इस वक्त तो फ़ोन करने की कोई ख़ास वजह? उसकी बात को इग्नोर किए वो फिर से बोली। ज़रा अपने दाएं जानब देखो। उसकी कहने की देर थी। फरहाल ने झटके से सर उठाकर जानिब देखा तो अरेश शाह सामने ही अपनी बालकनी में खड़ा गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ उसे घूर रहा था। फरहाल की आंखें हैरत से फैली। जहन में झमाका सा हुआ तो मतलब उसने उसे किसी के साथ फ़ोन करते और उसे गुस्सा करते देख लिया था, तभी उसने उसे फ़ोन किया था।
مجھے نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ۔ فون میں ہلکی آواز میں کہتی وہ اسے بنا دیکھے ہی جلدی سے روم میں داخل ہوئی تھی اور بالکنی کا دروازہ بند کرتے وہ بیڈ کی جانب بڑھ گئی، جبکہ پیچھے عریشہ اپنا غصہ کنٹرول کرتا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں تھی کہ رونے کی آواز سنتے ہوئے کھلی تھی۔ موندی موندی آنکھیں کھول کر اس نے دیکھنا چاہا، جب سینے پر پڑے بوجھ نے یہ کرنے سے روکا۔ شمیر نے نگاہیں گھما کر دیکھا تو بے ساختہ چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ مہروش پوری کمفرٹر میں چھپی اس کے سینے پر سر ٹکائے گہری نیند سو رہی تھی، اپنے ایک ہاتھ سے اپنے گال کے نیچے، جبکہ دوسرا ہاتھ اس نے شامر شاہ کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ چہرے پر شرم و حیا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ شامر شاہ بھی اسے مزید فرصت سے دیکھتا جب ایک دفعہ پھر سے اس کے کانوں میں عنایا کے رونے کی آواز پڑی۔ وہ ایک دم بکھلایا اور جلدی سے احتیاط کے ساتھ مہروش کا سر تکیے پر رکھتے وہ بیڈ سے اٹھا اور بیبی کاٹ کی جانب بڑھتے بڑھتے واچ کی جانب نگاہ دوڑائی، جہاں پر 9 بج رہے تھے۔ شامر شاہ تیزی سے بڑھتا عنایا کو بیبی کاٹ سے نکالتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا اور وہ نیند میں ہی روتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ شامر شاہ کی باہوں میں آتے وہ پھر سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ مہروش ویسی کی ویسی ہی لیٹی ہوئی تھی، کسی عنایا کے رونے اور شامر شاہ کے اٹھنے کا بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ بابا کی جان، بابا کی پرنسس، اسے پھر سے ایک دفعہ سوتے دیکھ شامر شاہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا اسے ایک دفعہ پھر سے بیبی کاٹ میں لٹا گیا تھا اور خود اس نے مہروش کی جانب قدم بڑھائے۔ بیڈ پر اپنی جگہ پر آ کر وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا اور ٹکٹکی باندھے مہروش کی جانب دیکھنے لگا، جو سوتے ہوئے انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ شامر شاہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھنے میں محو تھا جب مہروش ہلکا سا کسمسائی۔ شاید اس کی نظروں کی تپش تھی کہ مہروش کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گئی۔ گڈ مارننگ روشی جان، نئی زندگی کی نئی صبح مبارک ہو۔ اسے نیند کی وجہ سے ہلکی سی سرخ ہوتی آنکھوں کو ہلکا سا کھولے دیکھ کر شامر شاہ ہلکی سی آواز میں مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ مہروش نے نظریں اٹھائے اس کی جانب دیکھا اور اسے دیکھتے ہی رات کا ہر منظر فلم کی طرح چلنے لگا تھا کہ دل تھک سے رہ گیا، چہرہ ایک دم سے لال ٹماٹر بنا۔ ابھی وہ وہاں سے اٹھ کر جاتی جب اسے اپنی سچویشن کا احساس ہوا۔ وہ اس وقت شامر شاہ کی شرٹ میں ملبوس تھی، پہلے سے سرخ ٹماٹر چہرے پر مزید سرخیاں گھلی، چہرہ روحانسا ہوا اور اسٹیچو بنے کمفرٹر گردن تک اوڑھے لیٹ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا لکھا، اوڑھے چھت لیٹ گئی، چھت کو دیکھتے لیٹ گئی ہوگا، پھر یہ لائن ہوگی اس طرح کوئی۔ بہرحال چلے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شامر شاہ نے اس کی ہر حرکت اور اس کے چہرے پر چھائے ہر تاثرات کو مسکرا دیا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک ہٹاتا وہ اس کے تھوڑا قریب کہا کہ مہروش پھدک کر پیچھے ہٹی۔ شامر نے آنکھیں دکھائی اور بازو سے پکڑتے اسے اسی جگہ پر رکھتے وہ خود ہلکا سا اس کے اوپر جھکا تھا۔ شوہر کو گڈ مارننگ تو وش کر دو، اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ بولا تھا۔ مہروش نے روحان سے ہوتے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ ایک نظر اٹھا تو اس کی جانب دیکھا، لیکن مقابل کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ اسے لگا وہ نظریں نہیں ملا پائے گی۔ گڈ مارننگ، عنایا اٹھ جائے گی، پیچھے ہٹیں۔ ایک ہاتھ سے کمفرٹر کو مضبوطی سے پکڑے، دوسرے ہاتھ سے شامر کو دور کرنے کی کوشش کی۔ روشی جان، آج آپ لیٹ اٹھی ہیں، پرنسس اٹھ کر سو بھی گئی ہے، آپ کیوں لیٹ اٹھی؟ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ شاہ، اگر آپ نے مجھ سے کوئی ایسی بات کی تو میں بتا رہی ہوں، میں ناراض ہو جاؤں گی۔ اس نے آنکھوں میں ہلکا ہلکا پانی لائے روحان سے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتے کہا تھا۔ شامر فوراً سے سنجیدہ ہوا۔ اوکے روشی جان، آپ ریلیکس رہیں۔ اس کے ماتھے پر پھر سے لب رکھتا وہ بولا تھا اور ارادہ جو اسے تنگ کرنے کا تھا فوراً سے ترک کیا۔ مجھے واش روم جانا ہے، جلدی سے کہتی وہ نظریں جھکا گئی۔ ایک کس کریں اور جائیں۔ اس کے دائیں بائیں تکیے پر بازو ٹکاتا وہ جذبات سے بوجھل لہجے میں بولا۔ مہروش کو لگا وہ یہیں پر بے ہوش ہو جائے گی۔ شاہ، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اس وقت کہیں سے بھی عنایا کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ شامر شاہ کو وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہی لگی جو معصومیت سے شکوہ کر رہی تھی۔ شامر شاہ کو بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ روشی جان، جیسے کر رہا ہوں آپ جلدی سے کس کریں اور جائیں، ورنہ رہائی ناممکن۔ اس کے کہنے پر مہروش نے خفا نظروں سے اسے دیکھا، اپنا سر تکیے سے اٹھاتی ہوئے ایک سیکنڈ میں ہی شامر کے گال پر لب رکھتی اسی سیکنڈ میں واپس بھی ہٹا گئی تھی۔ یہ شامر شاہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جبکہ مہروش نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ جائیں، جلدی بھاگیں ورنہ میرا دل بے ایمان ہو جانا ہے۔ اس سے پیچھے ہٹا وہ بولا تھا کہ مہروش ویسی کی ویسی ہی لیٹی رہی۔ شامر تھوڑا حیران ہوا، لیکن پھر بات سمجھتا وہ بیڈ سے اٹھتا سائڈ ٹیبل سے اپنا فون بھی اٹھا گیا تھا۔ میں ضروری کال کر لوں، آپ فریش ہو جائیں۔ وہ کہتے فون لیے ٹیرس کی جانب چلا گیا اور اس کے جاتے ہی مہروش بھی جلدی سے اٹھتی بھاگتی ہوئی واش روم میں جا بند ہوئی۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی وہ ٹیک لگاتی وہیں نیچے بیٹھتی چلی گئی۔
जबकि शामिर शाह वॉशरूम के दरवाजे की आवाज़ सुनता दोबारा से रूम में दाखिल हुआ था और अनाया को बेबी कॉट से उठाए वो उसे लिए बेड की जानिब बढ़ गया। कमरे में फैलती रोशनी की वजह से उसकी नींद में खलल पैदा हुआ था। मोंदी मोंदी आंखें खोलते उसने अपने सुन पड़ते हुए दिमाग के साथ एक नज़र पूरे कमरे में दौड़ाई, दिमाग को जैसे बेदार करने की कोशिश की, और कमरे से हटती हटती नजरें जैसे ही अपने पास लेटे हुए मेहराब शाह पर पड़ी। धनक को 440 वोल्ट का झटका लगा था। आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वो मेहराब शाह के सीने पर सर रखे सो रही थी। अपना हाथ जो मेहराब शाह के गिर्द लपेटा हुआ था जल्दी से खींचते वो हड़बड़ाते हुए एक झटके से उठ बैठी थी कि मेहराब शाह कसमसाया था, और आंखें खोले उसकी जानिब देखा जो बेड के किनारे की जानिब खिसकते हुए बैठी थी। चेहरा शर्म की वजह से सुर्ख पड़ा था। ये सोच ही कपकपाने को काफ़ी थी कि वो मेहराब शाह की इस कदर नज़दीक सो रही थी। तुम यहाँ कैसे आए हो? पहली दफ़ा वो पलकें उठा और झुका कर बात कर रही थी। दिल को धक धक उसे वाज़ेह सुनाई दे रही थी, जैसे कानों में धड़क रहा था। और चेहरे पर बिखरे रंगों से तो वो भी खुद नावाकिफ थी। मेहराब शाह आंखें मसलता हुआ उठ बैठा और नजरें उठाकर उसकी जानिब देखा। नींद की वजह से सुर्ख होती नजरें, क्या हुआ है यार आपको? उसकी जानिब देखते वो मसनूई नासमझी से पूछ रहा था, तुम यहाँ कैसे आए? मतलब हमारे। वो बात मुकम्मल नहीं कर पा रही थी। चेहरे पर सुर्खी का गहरा रंग फैल रहा था। मेहराब ने एक नज़र उसे देखा और दूसरी नज़र अपनी और उसकी जगह को। मुझे नहीं लगता मैं अपनी जगह से 1% भी हिला हूँ। वो अपने चेहरे पर शायद तासुरात को छुपाते हुए अपने अपने लफ्ज़ों पर जोर देकर बोला था कि उसकी बात सुनते धनक ने उसकी जगह को देखा। वो वाकई अपनी जगह पर ही सो रहा था। उसकी जगह तो देखते ही उसने खुद को देखा तो चेहरा खफत और शर्मिंदगी की वजह से सुर्ख अंगारा हुआ। लब दांतों में दबाते उसने रूहान से होते सर झुकाया। मतलब रात को वो खुद ही नींद में उसकी तरफ गई थी। ये सोच ही मुकाबले के सामने सर उठाने नहीं दे रही थी, जबकि मेहराब उसके चेहरे पर छाए एक एक तासुरात को पढ़ता लब दबाए अपनी मुस्कुराहट को रोक रहा था। रात जब उसे धनक के सोने का यकीन हुआ तो उसने खुद ही आहिस्ता से उसे अपनी जानिब करते उसका सर भी अपने सीने पर रखा था, और कितनी ही देर वो उसे महसूस करता रहा, माथे पर लब रखते। फिर वो खुद भी नींद की वादियों में उतर गया था, और धनक जो शायद थकी हुई थी उसे एहसास तक भी नहीं हुआ था। और अब मेहराब उसके सुर्ख चेहरे और रूहान से तासुरात को देखता उसकी हालत पर एंजॉय कर रहा था। अब आप बताएं, मुझे तो बहुत सुना रही थी कि मेरे साथ बेड शेयर नहीं करना, मैंने यहाँ नहीं सोना, तो चलो आपने खुद ही कहने के बावजूद बेड शेयर कर ही लिया, तो अब यहाँ क्या कर रही थी? मुस्कुराहट जब्त किए वो इंतहाई संजीदगी के साथ उसकी नकल उतारते हुए भी बोला था। धनक का सर मजीद झुका, उसे लगा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। अल्लाह, कितनी शर्मिंदगी हो रही थी उस शख्स के सामने, ऊपर से उसके तंज। बताएं आप मुझे, यहाँ क्या कर रही थी आप? और मुझ पर तो ऐसे इल्ज़ाम लगा रही थी जैसे मैं आया हूँ आपकी तरफ। मीठे से तंजिया लहजे के साथ वो बोले जा रहा था। धनक ने निगाह उठाई और उसकी जानिब देखा कि उसी लम्हे मेहराब की चलती ज़बान को ब्रेक लगी। धनक आंखों में आंसू लिए उसी की जानिब देख रही थी। सॉरी, हमें पता नहीं चला। आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए वो बोली थी कि मेहराब का दिल बसीज कर रह गया। ये प्रैंक तो इस पर भारी पड़ रहा था। वो जल्दी से संजीदा हुआ। अरे अरे यार, आप रो क्यों रही हैं? इसमें रोने वाली क्या बात है यार? मैं तो मजाक कर रहा था। मेरी बात से आपको बुरा लगा तो रियली सॉरी, लेकिन आप रोए नहीं प्लीज़। मेहराब शाह कुछ भी देख सकता था, लेकिन धनक मेहराब शाह की आंखों में आंसू नहीं। मेहराब जल्दी से उसकी जानिब बढ़ते अपने हाथों से उसकी आंखों से निकलने वाले शबनम के कतरों को चुना था, और उसका सर अपने कंधे से लगाते हुए उसके सर को थपथपाते हुए बोला, खुद पर उसने 1000 बार लानत भेजी। जो फजूल का प्रैंक करते शादी की पहली सुबह ही अपनी बीवी को रुला गया था, और बीवी भी वो जो उसके दिल और जान की मालिक थी। वो हमें सच में पता नहीं चला हम यहाँ कैसे आ गए। उसके कंधे पर सर रखे उसे पता भी नहीं चला था कि वह एक दफ़ा फिर से मेहराब के इस कदर नज़दीक बैठी है। कुछ नहीं होता यार, आप रोए नहीं। इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि आप अपने कीमती आंसू बहाएं। मेहराब शाह ने एक दफ़ा फिर से नरम मध्यम अंदाज में कहा था। धनक जो उसके कंधे पर सर रखे हुए थी एक दफ़ा फिर से होश में आई थी, और झटके से उसके कंधे से सर उठाकर अभी वो पीछे खिसकती जब मेहराब शाह ने कमर से थामते से पकड़ा था। ध्यान से यार, नीचे गिर जाना था अभी आपने। और मैं बता रहा हूँ, अगर आपने मुझसे ऐसे करंट खाकर पीछे हटना नहीं छोड़ा तो फिर मुझे अपने इंतहाई करीब पाएंगी, मेहराब शाह ने उसे घूरते हुए कहा था। और धनक जो पीछे खिसकने की वजह से बेड से नीचे गिरने लगी थी, जल्दी से सीने से मेहराब शाह की कमीज को मुट्ठी में जकड़ा था। ठीक है, हम अब छोड़ो। जल्दी से उसके हिसार से निकलती वो बेड से भी उठ खड़ी हुई थी। मेहराब ने उसकी बढ़ती हुई देखकर गुस्से से उसे घूरा था। वापस आए इधर, वरना अगर मैं आया तो बुरा होगा। धमकी देते साथ आने का ऑर्डर भी दिया। धनक ने आंखें घुमाते उसे देखा। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है हमारे साथ। उंगली उठाते उसे वार्न करते वो पहली वाली धनक बन गई थी। मेहराब ने उसे
ओह रियली वाले तासुरात थे। देखते अभी बेड से उतरते उसे पकड़ता जब धनक उसके इरादे भांपती वहां से ऐसे भागी थी कि मेहराब उसकी स्पीड देखता ही रह गया था। हैरानगी से वॉशरूम के बंद होते दरवाजे को देखता। वो अभी तक धनक की हरकत पर शौक था। आज उनके वलीमे का दिन था। बड़े पैमाने पर वलीमे का फंक्शन रखा हुआ था। चूंकि शामिर शाह का बिजनेस की दुनिया में भी नाम था तो वहां से भी उसके बिजनेस पार्टनर वलीमे के फंक्शन पर इनवाइटेड थे। कब तक पहुंच रहे हो तुम? अपने कमरे से निकलता वो फोन पर मसरूफ था। उमर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर टाइम पर ना पहुंचे तो फिर देख लेना। आगे ही तुम शादी पर नहीं आए, तुम्हें एक सरप्राइज भी दिखाना है, जल्दी पहुंचो। दूसरी जानिब पता नहीं उमर ने क्या कहा था कि राफे गुस्से से बोलता हुआ फोन रख गया था और अभी वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ता जब उसे उसके दाएं जानिब रूम से किसी चीज की चमक उसके चेहरे पर पड़ी थी कि राफे रुकता हुआ अपने चेहरे के आगे हाथ रखते उसे रूम की जानिब देखने लगा। लेकिन सामने का मंजर देखकर वो अपनी जगह पर थमा थमा था। दुलाज फातिमा सामने ही मिरर के सामने खड़ी अपने कानों में छोटे छोटे इयरिंग डाल रही थी जिसमें लगे व्हाइट कलर के स्टोन की चमक राफे की आंखों में लगी थी। रूम का दरवाजा खुला था और वो इस वक्त वलीमे के लिए फुल तैयार खड़ी थी। राफे बला शाह की निगाहें हटना मुश्किल हो गई थी। सिल्वर कलर का शॉर्ट शर्ट के नीचे घरारा स्ट्रेट लंबे बालों को हमेशा की तरह खुला छोड़े, मेकअप के नाम पर लिपस्टिक और काजल लगाए वो तैयार मिरर के सामने खड़ी अपनी इयरिंग पहन रही थी। राफे बला शाह ने कदम खुद ब खुद ही उस रूम की जानिब उठे कि रूम में किसी का एहसास महसूस करते दुलाज फातिमा पूरी तरह से चौंकी थी और निगाहें उठाकर सामने देखा तो राफे को खड़ा पाया। आंखों में हैरत उभरे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने इयरिंग वो पहन चुकी थी। जल्दी से ड्रेसिंग मिरर की चेयर पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाते उठाते उसने अपने कंधों पर फैलाया था और बुखलाते हुए बोली थी, वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपको देखा। आपने रूम क्यों नहीं लॉक किया हुआ था? शादी का घर है तो मुलाजिम बाहर आते जाते फिर रहे हैं और आप बड़े आराम के साथ रूम का दरवाज़ा खोले तैयार हो रही हैं। कहते साथ साथ गुस्से की वजह से आंखों में सुर्खी सी दर आई थी। दुलाज ने लब दांतों में दबाए। वो सॉरी, अभी दीदा जान बाहर गई है ना तो मैं रूम लॉक करना भूल गई। गलती मानते वो सर झुकाए उंगलियां मरोड़ते बोली थी। राफे ने बालों में हाथ फेरते उसे देखा। अच्छा चले, आइंदा ध्यान रखिएगा और अगर आप तैयार हो गई हैं तो चले नीचे। राफे ने नरम मगर संजीदगी से कहा। मैं जूता पहन लूं? वो उसके संजीदा चेहरे की जानिब देखते जल्दी से कहती दूसरी तरफ हुई थी। राफे शाह ने गर्दन मोड़कर उसकी जानिब देखा जब सोफे पर बैठे अपने सामने पड़ी जूती की स्ट्रैप बंद करने लगी तो स्ट्रेट बाल कंधों से गिरते उसके चेहरे पर गिर जाते तो वो झंझलाते हुए दोबारा से उन्हें पीछे करती बंद करती, लेकिन बाल बार बार रुकावट बन रहे थे। राफे शाह उसकी जानिब बढ़ा और उसके सामने ही घुटनों के बल बैठता। वो हाथ उसके हाथों पर रखता जूते की स्ट्रैप बंद करने लगा कि दुलाज फातिमा पूरी तरह से चौंकी थी। आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ मैं कर लूँगी, आप उठें। आंखों में हैरानगी के तासुर ली वो उसे उठने का कह रही थी। दूसरा पाँव आगे करें। उसकी बात अनसुनी करते हुए वो बोला। दुलाज फातिमा का दिल जोरों से धड़कने लगा था। प्लीज़ आप उठ जाए, मैं कर लूँगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दूसरा पाँव अभी तक उसने आगे नहीं किया था। मोहतरमा पाँव आगे करें, हमें लेट हो रही है। सर उठाकर उसकी जानिब देखते कहा कि दुलाज फातिमा ने ट्रांस की कैफियत में अपना दूसरा पाँव भी आगे कर दिया। यार राफे ये ने झुकते उसके दूसरे जूते के भी स्ट्रैप बंद किए और हाथ झाड़ते उठा। दुलाज फातिमा अभी तक वहीं सुन बैठी थी। चलें, अगर तैयार हो गई हैं तो आ जाएं। उसके कहने पर वो सख्ते से बाहर निकली थी। सर पड़ते हुए वो जल्दी से हाँ में सर हिलाती वहां से उड़ती उसके हमरा ही बाहर निकली थी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।